1901 में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एलॉयस एल्जाइमर ने पहली बार अपने किसी पेशेंट में एल्जाइमर्स के लक्षण देखे और इस बीमारी का नाम एल्जाइमर्स पड़ गया। पता नहीं कि इसको बीमारी कहा जाए या एज रिलेटेड डिजेनरेटिव प्रोग्रेशन कहा जाए या हमारे बुजुर्गों को कोई होने वाली ऐसी आपत्ति कहा जाए, पर 21 सितंबर को वर्ल्ड एल्जाइमर डे के नाम से मनाया जाता है। और इसका मनाने का एक विशेष कारण बस यही है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक कराया जाए। इसकी जागरूकता की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि घर में हमारे अपने बड़े बुजुर्ग जो कि धीरे धीरे इस बीमारी का शिकार होते चले जाते हैं, उनको या तो हमारी तरफ से यातना मिलती है या हम उनको कभी कभी थोड़ा सा टोक देते हैं कि आप ख्याल नहीं रखते हैं, आप ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ना जानते हुए कि ये उनका उसमें कोई भी दोष नहीं है, ये तो एक ब्रेन की डिजेनरेटिव डिजीज़ है। और इसी चीज़ के लिए समाज को थोड़ा जागरूक करने के लिए और इन मरीज़ों के साथ हम एम्पथाइज कर सकें, उसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं हमारे अपने शहर में मिसेस मीनाक्षी मेनन जी, जिनका आज हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और साथ में ही हैं मिस्टर आयुष शर्मा जी, जो भी हमारे शहर को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इस फील्ड में। आइए आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह एल्जाइमर्स के पेशेंट्स को और सोसाइटी को अवेयर करा रहे हैं इसके बारे में। तो मेरा पहला प्रश्न मीनाक्षी जी से है। मीनाक्षी जी, आप क्या सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत सोसाइटी को, समाज को, पहली तो समाज को क्या ज़रूरत है? समाज को, जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि बुज़ुर्गों को हम टोक देते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, उनको आइसोलेट कर देते हैं, और जबकि उनका इसमें कोई दोष नहीं होता। और समाज की पहली इकाई तो परिवार है। हम इंसानों के रहने से घर बन जाता है, घरों से मोहल्ला, मोहल्लों से समाज। और वो शख्स जो कितने साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल अपने परिवार को देता है, बच्चों को देता है, समाज को देता है, अचानक जो शब्द आपने कहा कि वो जो एज रिलेटेड ब्रेन डिजेनरेशन है, जब वो उससे सफ़र करते हैं तो फिर वो घर वालों के लिए बेकार हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे किस्से, ऐसी कहानियाँ, ऐसे दर्दनाक वाक़या आपके आसपास आपको देखने को मिलते हैं। तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपकी जो सेंसिटिविटी है उसको एक स्टर मिलता है। आप सोचते हैं कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। तो समाज को जागरूक होने की, ये समझने की कि जिस वट वृक्ष के साए में हम पले हैं, बैठे हैं, उनकी समस्या को समझते हुए कुछ ज़्यादा इसमें जसबीरा मैम नहीं करना होता। बुज़ुर्गों के साथ कुछ समय बिताएं, एक कड़ी बनती जाए। आप थोड़ी देर उनके पास बैठते हैं तो उनको यह एहसास होता है कि हाँ, मेरी वैल्यू है, मेरे बच्चे मेरी कद्र करते हैं। और एक प्रयास है हमारा कि हम कुछ लोग, अभी तो यूनिट बड़ा छोटा सा है, कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर से, पड़ोसी के घर से, मोहल्ले से इस चीज़ को शुरू किया जाए। बहुत अच्छा मीनाक्षी जी, जैसे आप कह रहे हैं कि आप एक ह्यूमन चेन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फैमिली की तो एक ऑब्लिगेशन है ही किसी भी अपने बड़े बुजुर्ग के लिए, पर अगर हम लेके चलें तो उस बड़े बुजुर्ग ने हमारे समाज के लिए भी बहुत कुछ किया होता है। चाहे वो किसी भी रोल में सर्विस कर रहे थे, चाहे वो हमारी आर्मी में थे, चाहे वो डॉक्टर्स थे, चाहे इंजीनियर्स थे, सिविल सर्वेंट्स, टीचर्स एट्सेट्रा। उन्होंने इस सोसाइटी को, इस नेशन को बिल्ड करने के लिए बहुत कुछ दिया है। और जब हमारा पे बैक टाइम आता है, यही कुछ साल होते हैं ज़िंदगी के, जब हम उनको कुछ पे बैक कर सकते हैं, तो हम उनकी बीमारी के कारण उनको शर्मसार करते हैं। और हम खुद शर्मिंदा हो जाते हैं कि हमारे बुजुर्ग अब उतने एक्टिव नहीं रहे। और जैसे आप कह रहे हैं कि लोग उनको छुपा देते हैं, फालतू सोसाइटी में आने नहीं देते, कोई घर में चला ही जाए तो कह देंगे वो सो रहे हैं, वो आपसे बात। तो ये एक बड़ा ही दर्दनाक है।
और आई वुड से कि इसको बहुत जल्दी हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि ये सब चीज़ों की एक तरह करेक्शन हो सके और एल्जाइमर्स को हम एक पॉजिटिव वे में ले सकें। जी, किसी भी और बीमारी की तरह आपको बुखार होता है, आप मेडिसिन लेते हैं, डायरिया हो गया मेडिसिन लेते हैं, तो एल्जाइमर्स हो गया तो उसकी तो मेडिसिन तो डॉक्टर दे देगा मैम, पर उसकी जो असल दवा है वो है कि उनके साथ वक्त बिताया जाए, उनको समझा जाए और बात बात पर टोकने की बजाय, जिस तरह हम छोटे थे तो वो हाथ पकड़कर खिला देते थे, कुछ गिरा देते थे तो माँ बाप कुछ नहीं कहते थे, तो एक्चुअली दिस इज़ आवर पे बैक टाइम दैट वी शुड गिव देम केयर, लव एंड अफेक्शन। वेरी सबसे बड़ी बात कि भी आप आज भी वैल्यूएबल हो, और ये वो मर्ज है, ये वो बीमारी है जिसका प्यार एंड केयर ही इसका इलाज है एक तरह से। आयुष जी, आपसे बात करते हुए आप बताइए हमें कि सोसाइटी में एक एल्जाइमर्स के पेशेंट को किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? मैम, प्रॉब्लम्स की जैसे हम बात कर रहे हैं तो एक तरह से वो सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जी। उनका अगेन जैसे मीनाक्षी मैम ने भी डिस्कस किया कि हम उनको छुपा देते हैं घरों के अंदर, उनसे बात नहीं कर पाते। बेसिकली वो ऑब्वियसली अपने इतने साल उन्होंने सोसाइटी में रहे हैं तो उनके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है जो हमें सीखने की ज़रूरत होती है, और वही आगे उनको जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर्स होना है, वो आगे जनरेशन को पास ऑन होना है। अब मैम, रामायण भी जब लिखी गई थी तो वो पहले बोलते बोलते लिखी गई, फिर बाद में उसका एक रिटन वर्जन आया। तो वैसे ही बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो हमारे ओल्ड एज पीपल्स के पास हैं जिनको हम आगे सोसाइटी में लेके जाना के लिए ज़रूरत है ज़्यादा। और सेकेंडली मोस्ट ऑफ द केस में हम सोशल मीडियाज़ पे बहुत सारी वीडियोस वायरल देखते हैं कि किसी कॉर्नर में किसी बुज़ुर्ग को बांध के रखा हुआ है, बिल्कुल ही अपने घर के आउटस्कर्ट्स पे, पंजाबी च जिन्होंने बोल देंगे पट्ठियां दे वरांडियां दे विच उन्होंने बन के रख देंगे। तो वो उस टाइम पे हम बहुत उस फैमिली को वल्गर कमेंट्स करते हैं, वो सारे चीज़ें हम डिसऑर्ट करना शुरू कर देते हैं। बट क्या हम वो सिचुएशन अपने घर पे लेने के लिए तैयार हैं कि अगर बाई चांस हमारे घर पे ऐसा एक कोई पेशेंट आ जाए या जो उस चीज़ को फेस कर रहा है, तो हम क्या उसको किस तरह से संभालना चाहेंगे? बस वही सेंसिटिविटी को हम आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं कि किस सेंसिटिविटी से हमें टैकल करना है पेशेंट्स को। तो आयुष जी जैसे कह रहे हैं कि एक एम्पैथी चाहिए, एक अपनापन चाहिए और अपने आप को उस परिस्थिति में रख के जैसी प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे, कोई ऐसा अगर हमारे भगवान ना करे बड़े बुजुर्ग के साथ हो जाए और आगे चलते चलते हम भी तो बड़े बुजुर्ग होंगे कभी, बिल्कुल ठीक, और भगवान ना करे कि अपनों में से हम सब में से किसी को हो जाए, तो हम कैसी अपेक्षा करेंगे कि हमारे बच्चे हमें किस तरह से संभालें। अगर हम वही देख के सोसाइटी में ये एक सेंसिटिविटी क्रिएट कर दें तो मुझे लगता है कि आधे अल्जाइमर्स के पेशेंट्स तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। आपने बहुत सही कहा मैम, ये जो बात आपने कही कि अगर हर कोई ये समझ जाए कि किसी को कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, हम में से कोई भी बच नहीं सकता किसी चीज़ से, एनीथिंग कैन हैपन टू एनीवन एट एनी टाइम, तो इस चीज़ को समझ लिया जाए मैम, तो फिर सच्ची में आधा समाधान तो हो जाएगा। सो मीनाक्षी जी, इस बीमारी के क्या लक्षण हैं, कैसे पता? अर्ली ऑनसेट ये तो मुझे पता है कि 65 इयर्स ऑफ एज के बाद में अगर कोई ऐसी हमें स्टेप्स या सिम्टम्स दिखें तो हमें थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए टुवर्ड्स दैट पेशेंट। तो ऐसे क्या लक्षण हैं जिनके लिए वी हैव टू वॉच आउट? हाँ, एक्चुअली मैम हम जिन बुज़ुर्गों पे काम कर रहे हैं तो उनका हमने एक डाटा सा भी बनाया है। वो अभी उनको पुरानी बातें तो याद हैं, वो स्टोर हाउस में हैं, लेकिन अभी जो रीसेंट बात उनके साथ आप करते हैं, आपने ब्रेकफास्ट दे दिया, वो थोड़ी देर के बाद कहेंगे कि मैनू आज रोटी नहीं दिती। तो रादर देन थिंकिंग कि तुसी हुणे ही खाधी है फिर मंगण लग पे हो, वी शुड टेक इट एज एन अलार्म कि आज इस बुज़ुर्ग नू भुल गया है, ये कोई प्रॉब्लम है। वो कई बार क्या होता है मैम, रात को उठते हैं वॉशरूम जाने के लिए और उनको ऐसे लगता है कि सुबह हो गई। दिन और रात का जो एक जिसको हम छलावा कह देते हैं, भुलावा कह देते हैं, वो इस चीज़ का एक बहुत बड़ा लक्षण है। फिर उनके घर में कोई शख्स रोज़ आता है
पर वो उसको देखकर कई बार ऐसे ब्लैंक हो जाते हैं और कहते तुसी कौन। फ़ोन उठा लेंगे, जो डाटा हमने अभी पीछे बनाया कि कोई बुज़ुर्ग है, वो टीवी देख रहे हैं, वो टीवी बंद करने के लिए रिमोट की बजाय अपना फ़ोन उठा लेते हैं और फिर वो परेशान हो रहे हैं कि टीवी बंद नहीं हो रहा। तो ऐसे में अगर कोई बच्चा आकर कहता है तानू ते बाबा जी कुछ भी नहीं पता तुसी किधर ही हरकतां करते हो, तो वी शुड टेक इट एज अ सीरियस नोट कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम। ये तो मीनाक्षी जी ऑलमोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ एल्जाइमर्स हम कह सकते हैं कि ये इज़ ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एडवांस स्टेज ऑफ एल्जाइमर्स, है ना। तो अर्ली ऑनसेट में भी हम जैसे देखते हैं कि मन नहीं लग रहा काम में, फटीग, थकापन, कुछ कुछ चीज़ें भूलने लग गई और बात करने की इच्छा नहीं है, वो कटना शुरू कर देते हैं अपने आप को, बस हाँ डिस्टेंस करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम ऑफेंसिवली ले लेते हैं, हम नाराज़गी के तौर पे ले लेते हैं कि अगर हम इनके पास बैठते भी हैं तो ये तो हमसे कोई बात ही नहीं करते, तो बैठे ही क्यों। सो जाना उनका एक बहुत बड़ा एस्केप है, मैनू नींद आई है, हाँ जी, चाहे जागते रहेंगे पर वो मतलब वो ग्रुप से कट जाएंगे क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि ये जो बोल रहा है मैं इसका क्या रिस्पॉन्स। वो ब्लैंक हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, और वो किसी भी चीज़ को कोरिलेट नहीं कर पाते, मतलब उनकी लॉजिकल सेंसेस जो हैं वो थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती हैं। आयुष जी आप हमें ये बताएं कि चलो मेडिसिन, डॉक्टर्स तो अपनी तरफ से करते ही हैं हर तरह की कंट्रीब्यूशन, पर इस बीमारी को जैसे हमने कहा कि इट इज़ लव एंड केयर जो दवाई से भी बड़ा रोल करती है प्ले, तो हम सोसाइटी एज अ सोसाइटी घर से बाहर इन पेशेंट्स के लिए ऐसी क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं कि उनको फैसिलिटेट करें कि वो वापस अपनी मेन स्ट्रीम लाइफ में आ जाए। इनको मेन स्ट्रीम में लेके आने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो यही है कि इनका एक्चुअल जो डेली शेड्यूल जो लोग हम फॉलो करते हैं वो इनको डेली शेड्यूलिंग होना ज़रूरी है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ये भूल जाते हैं कि ये क्या इन्होंने इमीडिएट टास्क क्या किया और उसके बाद उसको रिपीट कर लेते हैं। उसके लिए मैं जो समझता हूँ कि सोसाइटी में इनको इंटरेक्ट करवाना, जैसे हम इनको छुपा लेते हैं, छुपाने की जगह इनको वापस से सोसाइटी में लेके आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे ह्यूमन लाइब्रेरी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसमें जैसे लाइब्रेरीज़ में कोई भी बच्चा जाता है वो बुक्स को पढ़ता है, पर जैसे मैंने पहले बोला कि हर एक सीनियर सिटीज़न के पास या जो जिसने काफ़ी ईयर्स अपने सोसाइटी को दिए हुए हैं उसके पास बहुत एम्पल ऑफ एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस को कैसे वो यूथ को ट्रांसफ़र कर सकते। तो ह्यूमन लाइब्रेरीज़ में एक या तो वो पीयर टू पीयर अपनी डिस्कशंस कर सकते हैं या कुछ बच्चे आके उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो लाइब्रेरी में गेम्स, ह्यूमन लाइब्रेरीज़ में गेम्स प्ले कर सकते हैं, पेंटिंग, कलरिंग, वो मल्टीपल टास्क वो कर सकते हैं ताकि वो वापस से अपना जो डेली रूटीन है उसको वो फॉलो कर सकें। तो इस तरह से कुछ हम हेल्प कर सकते हैं। मोस्टली सोसाइटी अगेन एक ज़्यादा रोल पड़ती है क्योंकि फैमिली ने तो अपने लेवल से जो वो इनिशिएट करना चाहते हैं वो करेंगे, बट सोसाइटी अगेन एक इंटीग्रल पार्ट है एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, तो उस पर हम अच्छा काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, आई टोटली एग्री विथ यू। और चलते चलते बस हम एक और बात कहना चाहते हैं कि ये तो हो गया पेशेंट्स की देख रेख कैसे करें, पर कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हमें पता चले हैं कि अल्जाइमर्स से कैसे बचना चाहिए। तो जैसे जैसे हमारी एज एडवांस होती है तो कहा जाता है कि आपको अपने आप को भी बहुत एक्टिव रखना चाहिए। जैसे बुजुर्ग कहते हैं मैं रिटायर हो गया जी, नाउ वी जनरली से कि हुन तुसी रेस्ट करो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, वो ज़रूर रेस्ट करें, उनको पैसे के कोई मामले में या कोई स्ट्रेसफुल काम करने की तो ज़रूरत नहीं है। पर सुना गया है कि अगर आप कोई नई स्किल सीखें, जैसे कि आप कोई नया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख लें, इवन कोई नई गेम, नॉट नेसेसरी कि भाग दौड़ की थोड़ी बहुत गेम कर लें तो बहुत ही अच्छा है, फिज़िकल फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, पर अदरवाइज़ भी अगर हम कुछ नया स्किल, कोई नई गेम डेवलप करना शुरू कर दें तो कहते हैं अल्जाइमर्स उससे पोस्टपोन हो जाता है। और सुना भी ये भी गया है, रिसर्च में भी देखा गया है कि जापान जैसी कंट्रीज़ में जहाँ की लॉन्जिटिविटी बहुत ज़्यादा है, उनके लाइफ की लॉन्जिटिविटी ही 100 ईयर्स, 95 से 98 से पहले तो अनहर्ड ऑफ है कि डेथ होती है, और वहाँ पे लोगों की फिटनेस बहुत ज़्यादा है। और उसका एक बड़ा कारण है इकागाई।
दैट इज सम मिशन, सम पर्पस इन लाइफ। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई पर्पस लेके रोज़ सुबह उठें एक नई उमंग के साथ कि आज मैंने इस पर्पस को, मेरी कॉलिंग है, आई हैव टू गो फॉर दिस, मुझे ये करना है, ऐसा करना है, एक अपने आप में एक वो स्पिरिट अलाइव रखें, सेंस ऑफ पर्पस, ज़िंदगी का कोई लक्ष्य, कोई ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए, वो किसी तरह का भी लक्ष्य हो सकता है, चाहे वो सोशल है, चैरिटेबल है, आपकी अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए है, व्हाई नॉट, देश की बेहतरी के लिए है और भी अच्छा। तो ऐसा हम कोई अगर लक्ष्य साध के चलें तो हम अल्जाइमर्स को पोस्टपोन तो मैं तो सोचूंगी कि अल्जाइमर्स कभी आई ना। तो इस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी स्प्रेड करें और उन कंट्रीज़ में से लर्न करें जहाँ पे ऐसी वाली प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है। इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।